हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो MHI09 पे बेस्ड है। वो स्टूडेंट्स जो इग्नू से MA हिस्ट्री कर रहे हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब जो आपका MA हिस्ट्री MHI09 का एग्ज़ाम है वो है 26 को। सो स्टूडेंट्स, ये जो है ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुकी हूँ जो कि आपके MHI09 में बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप देख सकते हैं। वो है इसका पार्ट 1 वीडियो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और साथ ही साथ कॉमेंट करके भी पिन कर दूंगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो इसी तरह से आपके लिए लेके आऊँगी। तो चलते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक पे। सो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये जो टॉपिक है ये बेस्ड है इकोनॉमिक नेशनलिज्म के आइडिया पे कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होता है। So, the idea of economic nationalism involves prioritizing and promoting a nation's economic interest. इसके अंदर बात की जाती है किसी भी देश के इकोनॉमिक जो उसके इंटरेस्ट हैं उनको प्रायोरिटाइज करने की, साथ ही साथ उन्हें प्रमोट करने की, एंड सेल्फ सफिशिएंसी ओवर ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। साथ ही साथ यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात नहीं होती, जो कि आप वैश्वीकरण जिसे आप कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात ना करके इकोनॉमिक नेशनलिज्म बात करता है सेल्फ सफिशिएंसी की। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर बात होती है आत्मनिर्भरता की, ना कि वैश्वीकरण की। प्रमोट किए जाते हैं देश के उसके आर्थिक जो भी इंटरेस्ट हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इसके की एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म का जो आइडिया है, अगर उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना हो तो आप कौन कौन से पॉइंट्स को अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो इसका पहला पॉइंट है वो है प्रोटेक्टिव टैरिफ्स। जो इकोनॉमिक नेशनलिस्ट हैं दे ऑफन एडवोकेट फॉर प्रोटेक्टिव टैरिफ्स की बात करते हैं। वो ट्रेड बैरियर्स को हटा देने की बात करते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से, ताकि जो फॉरेन कंपटीशन है वो उससे वो लोग बच सकें। सो आर्थिक राष्ट्रवाद घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सुरक्षात्मक टैरिफ और व्यापार अवरोधों की वकालत करती हैं। यानी कि अगर हमें अपने घरेलू जो हमारे घरेलू उत्पादन होता है, घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर उन्हें हमें फॉरेन कंपटीशन से बचाना है तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म बात करता है कि हम फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर किसी टाइप के टैरिफ और व्यापार अवरोध लगा दें। सेकेंड चीज़ जो बात करता है आपका इकोनॉमिक नेशनलिज्म, वो बात करता है सेल्फ सफिशिएंसी की। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है, ये एम्फेसाइज करता है डेवलपिंग एंड सपोर्टिंग लोकल इंडस्ट्रीज़। ये कहता है कि हमें अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, उन्हें सपोर्ट करना है, ताकि जो भी हमारा डिपेंडेंस है, जो भी हमारी निर्भरता है फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो कम हो सके। सो स्टूडेंट्स, एक देश को आर्थिक तौर से मजबूत होने के लिए सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता ही है, और इकोनॉमिक नेशनलिज्म उसी की बात करता है कि विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय उद्योगों के विकास और समर्थन पर जोर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 2 पॉइंट्स। इसके बाद आगे और भी पॉइंट्स हैं जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म को और ज़्यादा इलेबरेट करेंगे। जैसे कि ये बात करता है नेशनल कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। देश के जो सारे संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मिनरल्स, एनर्जी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मिनरल यानी कि खनिज, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी कि कृषि उत्पाद। तो जितने भी हमारे देश के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे नेशनल कंट्रोल में रहें एंड आर नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय फॉरेन एंटिटीज़, और जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं वो इन्हें एक्सप्लॉइट ना करें। उसके बाद ये बात करता है इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इंडस्ट्रीज़, यानी कि हमें अपने देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करे, टैक्स इंसेंटिव दे और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करे, जिससे कि जो हमारे देश के खुद के जो उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा मिल सके। देन यहाँ पे बात की जाती है एम्प्लॉयमेंट फॉर नेशनल्स, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो लेबर है वो बांग्लादेश से लाएं, नेपाल से लाएं या पाकिस्तान से लेकर आएँ। हमें लेबर जो है अपने नेशन के लोगों को रोज़गार देना है। उसके बाद इसमें बात करी जाती है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर टाइट कंट्रोल होना चाहिए टू इंश्योर दैट इट अलाइंस विद नेशनल इंटरेस्ट। ये इंश्योर करने के लिए कि नेशनल इंटरेस्ट के साथ ये अलाइन हो, does not undermine local businesses. So these points outline the core principles of economic nationalism, emphasizing the protection and promotion of nations' economic interests.
तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते हैं, विच एम्फेसाइज किस चीज़ पे जोर देता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफन एट द एक्सपेंसिव ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड फ्री ट्रेड। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर आपको डिस्कस करना है स्वराज पार्टी। ठीक है, जो स्वराज पार्टी थी उसने इंडियन नेशनल मूवमेंट को, भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें क्या रोल प्ले किया। सो द स्वराज पार्टी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। सो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे उनके हिंदी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी जो फॉर्मेशन और ऑब्जेक्टिव्स हैं। द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1923। जो स्वराज पार्टी है ये कब फॉर्म हुई थी? सो इट वॉज फॉर्म्ड इन 1923 बाय द लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सस्पेंशन हो गया देन उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू ऑब्स्ट्रक्ट ब्रिटिश पॉलिसीज फ्रॉम विद इन। जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? ब्रिटिश नीतियों को भीतर से अवरुद्ध करने के लिए विधायी परिषदों में प्रवेश करना। यानी कि जो भारतीय हैं वो चाहते थे कि वो विधायी परिषदों में प्रवेश करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में प्रवेश करें, ताकि वो देश की जो सरकार है उसका पार्ट बन सकें। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाने की। तो बाय पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस द स्वराज पार्टी हेल्प रेज पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एजुकेट द इंडियन पॉपुलेशन अबाउट देयर राइट्स एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। सो स्वराज पार्टी जो है इसने अलग अलग तरह की विधायी प्रक्रियाएं की जिससे कि ये राजनीतिक जागरूकता भारत की जनता के अंदर फैला सकी। ठीक है, देन इसने प्रेशर डाला ब्रिटिश गवर्नमेंट में। द पार्टी एक्शन इज द काउंसिल पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंसिडर रिफॉर्म्स एंड एंगेज इन डायलॉग विद इंडियन लीडर्स। जो पार्टी है उसने ब्रिटिशर्स पे इतना प्रेशर डाला कि उन्हें कहीं ना कहीं इंडियन लीडर से बात करनी पड़ी और रिफॉर्म्स के बारे में सोचना पड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिटी अमंग नेशनलिस्ट की। जो हिंद स्वराज पार्टी थी अप्रोच हेल्प्ड ब्रिज द गैप बिटवीन दोज हु फेवर्ड लेजिस्लेटिव मेथड्स एंड दोज हु सपोर्टेड डायरेक्ट एक्शंस। सो स्वराज पार्टी के दृष्टिकोण ने विधायी तरीकों का समर्थन करने वालों और प्रत्यक्ष कार्यवाही का समर्थन करने वालों के बीच की खाई को पाटने में मदद की, जिससे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न गुटों को एकजुट किया गया, यानी कि यूनिफाई किया गया। अलग अलग जो गुट थे, फैक्शंस थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, उनको इस पार्टी के द्वारा यूनिफाई किया गया। तो दिस पार्टी प्रमोटेड यूनिटी अमंग द नेशनलिस्ट। देन इट ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, यानी कि जो संविधान में परिवर्तन है, संविधान के अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए भी ये पार्टी ने बात की। सो द स्वराज पार्टी पुश्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड ग्रेटर सेल्फ गवर्नेंस, कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ पावर एंड इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। सो स्वराज पार्टी ने संवैधानिक सुधारों और अधिक आत्मशासन की वकालत की, जिससे शक्ति के क्रमिक हस्तांतरण और सरकार में भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई। सो दीज ऑल पॉइंट्स इलस्ट्रेट द पाइवोटल रोल प्लेड बाय द हिंद स्वराज पार्टी। सो ये जो हमारे सारे पॉइंट्स थे इन्होंने हमें क्या बताया कि जो हिंद स्वराज पार्टी है उसका क्या रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, बाय कंबाइनिंग लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन विद अ ब्रॉडर स्ट्रेटेजी ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल्स। नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज पूना पैक्ट। इसके अंदर हम बात करेंगे कि पूना पैक्ट क्या है। सो द पूना पैक्ट वॉज अ सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट है, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की बात करता है, प्राइमरी इन्वॉल्विंग द इशूज ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस नाउ नोन एज शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की ये बात करता था, SC की। ठीक है, सो इसका बैकग्राउंड की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 प्रपोज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक कम्युनल अवार्ड लेकर आई 1932 में, जिसने क्या प्रपोज किया, जिसने कहा कि जो भी अलग अलग जाति के लोग हैं उनके इलेक्टोरेट्स भी अलग अलग होंगे, विच वॉज अपोज बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी इस चीज़ की बुराई करी, ही बिगिन अ फास्ट अनटू डेथ, और उन्होंने क्या किया, मरने तक का उपवास रख लिया ताकि वो इस डिवीजन के खिलाफ बात कर सकें। सो 1932 के ब्रिटिश सरकार के सांप्रदायिक पुरस्कार ने पिछड़े वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव रखा कि जो पिछड़ा वर्ग है उसका निर्वाचक मंडल जो है वो अलग रहेगा, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया। उन्होंने इस विभाजन के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि विभाजन किस बारे में हुआ था। तो पूना पैक्ट क्या है? सो जो पूना पैक्ट है इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ नेगोशिएशंस हुए किसके बीच में? BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी के बीच में। BR अम्बेडकर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे डिप्रेस क्लासेस को, और पूना पैक्ट साइन किया गया 24 सितंबर 1932 को। अब अगर हम इसके की प्रोविजंस की बात करें तो इसने बात की कि जो अलग निर्वाचक मंडल बनाए गए थे डिप्रेस क्लासेस के लिए,
ठीक है, वो वुड हैव रिजर्व सीट्स इन जनरल इलेक्टोरेट्स, उनके लिए क्या आएगा यहाँ पर, आरक्षित सीटें होंगी। 148 सीट्स जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में डिप्रेस क्लासेस के लिए रिजर्व कर दी गई। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो बहुत ही पुराने समय से भारत में चला आ रहा है, और ये सब जो है ये बी आर अम्बेडकर के कारण ही संभव हो पाया है। सो स्टूडेंट्स, आपके रिजर्वेशन को लेके क्या व्यूज़ हैं, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं जान पाऊँगी कि जो मेरी इंडिया की यूथ है वो क्या सोचती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्राइमरी इलेक्शंस की। अ 2-टायर इलेक्शन सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश वाइल प्राइमरी इलेक्शंस वुड हेल्ड इन द डिप्रेस क्लासेस। 2 टायर का इलेक्शन सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया। जो प्राइमरी इलेक्शंस थे वो डिप्रेस क्लासेस के लिए होंगे टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स। पहले वो सिलेक्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन ये जो कैंडिडेट्स हैं ये कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन में, यानी कि पहले जो इलेक्शंस होंगे वो होंगे सिर्फ कैंडिडेट चूज़ करने के लिए। उसके बाद जब कैंडिडेट चूज़ हो जाएंगे तो फिर जनरल इलेक्शंस होंगे। सो इससे क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया। ये जो पैक्ट है इसके द्वारा जो डिप्रेस क्लासेस थे, पिछड़े वर्ग जो थे, उनका रिप्रेजेंटेशन सरकार के अंदर बढ़ गया, विच प्रोवाइडेड एम अ ग्रेटर वॉइस इन लेजिस्लेटिव मैटर्स, जहाँ पे उन्हें विधायी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए एक ज़्यादा आवाज़ मिली। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, क्या है इसका। सो द पूना पैक्ट वॉज अ सिग्निफिकेंट एज इट मार्क्ड अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग द डिप्रेस क्लासेस। जो पूना पैक्ट है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक मेजर स्टेप था किस चीज़ को लेकर, इट इंटीग्रेटेड द डिप्रेस क्लासेस। जो डिप्रेस क्लासेस थी उनको इंटीग्रेट करने में टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस, कि वो जो है राजनीतिक प्रक्रिया में मुख्य धारा में शामिल हो सकें, और एक यूनाइटेड इंडिया की तरफ ये एक कदम था। तो पूना पैक्ट पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, डिप्रेस क्लासेस के उनको उठाने से, उनके रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ये जो है इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा, इसने फाउंडेशन रखी फ्यूचर पॉलिसीज़ की, एफर्मेटिव एक्शंस, और रिजर्वेशन की फाउंडेशन भी इसी एक्ट के द्वारा रखी गई थी, इन्फ्लुएंसिंग द सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप सिग्निफिकेंटली। सो इस समझौते ने भारत में सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण की भविष्य नीतियों की नींव रखी, जिससे सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा MHI 09 का सेकंड पार्ट। अगर आपको इसी तरह के और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उसके बाद ही मैं लेकर आऊँगी थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, अदरवाइज़ मैं नहीं लेके आऊँगी। और पार्ट 1 और 2 में भी जो क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं वो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप करके जाएंगे तो हो सकता है कि उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आपके एग्जाम में आएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी पूरी प्लेलिस्ट का।